नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में करंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के भी प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एफिन्डेक्स 2023 क्या है? तो याद रखेंगे एफिन्डेक्स 2023 अफ्रीका और भारत के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास है। इस बार इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया और यदि आयोजन स्थल पूछा जाए तो आपका जवाब होगा पुणे में यह संयुक्त सैन्याभ्यास हुआ, अर्थात इसका आयोजन भारत में किया गया। यदि तिथि पूछा जाए तो 16 मार्च से 29 मार्च 2023 के बीच एफिन्डेक्स 2023 का आयोजन हुआ। याद रखिएगा, इस संयुक्त सैन्याभ्यास में अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों के सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यदि इस सैन्याभ्यास के उद्घाटन संस्करण की बात करें तो इसका उद्घाटन संस्करण मार्च 2019 में हुआ था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट की बात है, यानी कैप्टिव रोजगार की जो बात है, ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना को शॉर्ट फॉर्म में डीडीयू जीकेवाई के नाम से जानते हैं। ये जो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए स्थायी प्लेसमेंट सुनिश्चित कराने वाले उद्योग भागीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मांग आधारित स्किल इकोसिस्टम को तैयार करना। क्लियर? तो यहां पर अगर हम संक्षिप्त में इसको आपको एक्सप्लेन कर दें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट है, ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत शुरू किया गया पहल है और इसका उद्देश्य है कि जो ग्रामीण गरीब युवा हैं उनको स्थायी प्लेसमेंट दिया जा सके और जिन उद्योगों में इनका प्लेसमेंट होगा वहां की मांग के आधार पर उनका स्किल कराया जा सके। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अभी मैंने आपसे बात बताया कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना को शॉर्ट फॉर्म में डीडीयू जीकेवाई कहते हैं। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल कार्यक्रम है और इसे लॉन्च कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। तो यहां से योजना से भी सीधे कोरिलेट करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच में इसको कवर करना होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्कल दिवस क्या है? तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है और ये उड़ीसा के गठन को याद करने हेतु ये उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि युवा 2.0 किस मंत्रालय के तहत चलाया गया प्रोग्राम है? तो याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के तहत युवा 2.0 चलाया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्तर पर भारतीय लेखन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, युवा 2.0 के तहत युवा लेखकों को 1 मार्च से 31 अगस्त 2023 तक प्रख्यात लेखकों के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। अगर हम बात करें युवा 2.0 कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी की, तो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसको आप संक्षिप्त रूप में एनबीटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई थी जिसका नाम है कैप्शन फैंटास्टिक। ये जो कैप्शन फैंटास्टिक नामक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो 3 पार्ट में आई थी, ये किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, सुनील छेत्री पर आधारित है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये सुनील छेत्री कौन है? तो याद रखिएगा, ये भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं। और ये जो कैप्शन फैंटास्टिक नामक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई थी, ये किसके द्वारा जारी की गई थी? तो याद रखिएगा, ये फीफा द्वारा जारी की गई थी। यदि हम सुनील छेत्री जी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें तो इनका जन्म 3 अगस्त 1984 को तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद में हुआ था। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TTDF के नाम से जानते हैं, ये स्कीम किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अर्थात यूएसओएफ के द्वारा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड अर्थात TTDF स्कीम शुरू की गई। अब यह प्रश्न उठता है, ये जो यूएसओएफ अर्थात यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, इसका संबंध किस मंत्रालय से है? तो याद रखिएगा, इसका संबंध संचार मंत्रालय से है। क्लियर? और ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसके गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसके गठन का उद्देश्य है दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और उचित कीमतों पर बुनियादी टेलीग्राफ सेवाओं को पहुंचाना। क्लियर? तो इसको पूरा ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, चीन ने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। देखिए, यहां पर जो आईपी है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया गया है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, भारत 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। यदि हम टॉप की 3 अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो इसमें पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे पे यूके है और तीसरे पे फ्रांस है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है, ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया। 2023 में जो ये सूचकांक आया है, ये इसका 11वां संस्करण था। क्लियर?
अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन, इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है? तो याद रखिएगा इसमें भारत शामिल हुआ है। और ये जो जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, इसमें भारत शामिल हुआ है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा अमेरिका और यूएई के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, अर्थात अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संयुक्त रूप से इसे प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 मिला है और ये इंडिया टुडे के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार अर्थात वाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इस फिल्म को 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार अर्थात वाफ्टा 2023 पुरस्कार मिला है। क्या नाम है फिल्म का? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एले क्रामा 2023 क्या है? तो याद रखिएगा एले क्रामा 2023 विश्व की सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी है और एले क्रामा 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ और ये इसका 15वां संस्करण था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत को कौन सा पदक मिला है? तो याद रखिएगा भारत को कांस्य पदक मिला है। तो एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत को कांस्य पदक मिला है। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को चीन से हार मिली थी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 25,000 रन और वो भी सबसे तेज, यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो आपका सीधा जवाब होगा विराट कोहली ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा चौथा स्थान मिला है। क्लियर? यानी किस रिपोर्ट में? ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान मिला है। इसमें पहला स्थान यूएसए का है, दूसरा स्थान रूस का है, ठीक है, ये रूस लिखा है, रूस का है, और तीसरे स्थान पर चीन है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा बेथ मीड को बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार बेथ मीड को दिया गया। याद रखिएगा बेथ मीड जो है वो इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर है। क्लियर? आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही बेथ मीड का संबंध किस खेल से है? तो आप याद रखेंगे ये इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। किसे? दिनेश कुमार शुक्ला को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा पहला नाम है डॉक्टर ओरिगत यूनान और दूसरा नाम है डॉक्टर वालिद सलियाबी। इन दोनों लोगों को जमनालाल बजाज 2022 पुरस्कार मिला है। एक बार मैं नाम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, डॉक्टर ओरिगत यूनान और डॉक्टर वालिद सलियाबी। याद रखिएगा इन दोनों लोगों का संबंध लेबनान से है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि द अर्थ रॉड पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा खेती नामक एक स्टार्टअप है और ये भारतीय स्टार्टअप है, इसे अर्थ रॉड पुरस्कार 2022 मिला है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखिएगा उनका नाम है उन्नति हुड्डा। यानी उन्नति हुड्डा एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा श्री श्री रविशंकर को द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार मिला। याद रखिएगा ये जो द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार है ये अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय के द्वारा दिया जाए। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नासिरुद्दीन महमूद शाह के संदर्भ में। तो यहां पर सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि जो नासिरुद्दीन महमूद शाह थे ये फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों में से एक था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये नासिरुद्दीन महमूद शाह वही था जिसके शासनकाल में 1398 और 99 में समरकंद का शासक तैमूर लंग इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और जो तुगलक साम्राज्य था उसे तबाह कर दिया। क्लियर है? तो आपसे ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि समरकंद का शासक तैमूर लंग किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो याद रखेंगे नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से जौनपुर, गुजरात और मालवा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था? तो आपका जवाब होगा नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप नासिरुद्दीन महमूद शाह के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पर्वतीय मृदा कैसी होती है? तो याद रखिएगा पर्वतीय मृदा की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है और आपको पता है कि पर्वतीय मृदा का जो निर्माण है वो पर्वतों के ढालों से होता है। अब इस पर्वतीय मृदा में किसकी कमी होती है? तो याद रखिएगा इसमें पोटास,
फास्फोरस और चूने की कमी होती है। और ये जो पर्वतीय मृदा है किस प्रकार की कृषि के लिए बेनिफिशियल है? तो याद रखिएगा यह मृदा बागवानी कृषि जैसे चाय, कहवा, मसालों व फलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यूनेस्को के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा यूनेस्को का मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं और 11 सलाहकार सदस्य देश हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन होता है? तो याद रखिएगा आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है। इसके संदर्भ में एक अधिनियम है, उसका नाम क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको आप कहते हैं फेमा, 1999। इसे कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा फेमा को 1 जून 2000 को लागू किया गया था। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला है पराश्रव्य तरंगों के बारे में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। देखिए कहीं कहीं आपको 20,000 हर्ट्ज भी लिखा मिलेगा और कहीं कहीं 20 किलो हर्ट्ज भी मिलेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज होता है। तो इस प्रकार 20,000 हर्ट्ज लिखा है या 20 किलो हर्ट्ज, बोथ आर सेम। यानी पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती हैं। इसलिए मनुष्य इसे सुन नहीं सकता है। ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। क्लियर है? अब यहां पर इसे कौन कौन सुन सकता है पराश्रव्य तरंगों को? तो इसे कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ आदि सुन पाते हैं। याद रखिएगा ये जो पराश्रव्य तरंगे हैं इसे गाल्टन की सीटी, जिसे साइलेंट व्हिसल के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा भी हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर? आपकी परीक्षाओं में ज्यादातर पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अब देखिए समुद्र की गहराई पता लगाने, पानी के अंदर पनडुब्बी द्वारा, सोनार उपकरण में भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कीमती कपड़ों, वायुयान और घड़ियों के पुर्जों में धूल हटाने का काम भी पराश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है। कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों को नष्ट करने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो याद रखिएगा अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगर हम अब इसके कार्य की बात कर लें तो ये शरीर में उपापचय व रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देने का कार्य करते हैं। जो अधिकांश एंजाइम होते हैं वो शरीर में स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हैं। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो आपका सीधा जवाब होगा विल्हेम फ्रेडरिक कुहने ने एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एपीडा क्या है? तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देखिए। एपीडा का फुल फॉर्म होता है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। क्लियर है? और जो एपीडा की स्थापना है वो 1985 के संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा किया गया था। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि जो एपीडा है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध अर्थात लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है? तो याद रखिएगा लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा एकमात्र देश है जो कि स्थलबद्ध है। और लाओस की राजधानी कहां पर है? वियांगचान। कहां पर है? वियांगचान। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? तो याद रखिएगा संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। किसने? लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है और सभी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो याद रखिएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है और सभी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इस प्रकार का स्टेटमेंट इन्होंने संविधान सभा के बारे में दिया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है ये किस पर आधारित है, किस प्रकार के सिद्धांत पर? तो याद रखिएगा ये न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों पर आधारित है। यानी गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? न्यास सिद्धांत पर आधारित है। अगले प्रश्न में आपसे औरंगजेब के संदर्भ में जो इसने कुछ प्रमुख निर्णय लिए थे उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा जो नौरोज त्योहार है उसको प्रतिबंधित किसने किया था? औरंगजेब ने। आप सभी को पता है कि अकबर ने एक प्रथा प्रारंभ की थी, झरोखा प्रथा। उस झरोखा प्रथा को भी बंद कराने का काम औरंगजेब ने किया और हिंदुओं पर जजिया कर भी औरंगजेब ने लगाया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल, देखिए इसके बारे में कुछ तथ्य आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें एक तथ्य और आप इंक्लूड करेंगे कि जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो याद रखेंगे ये अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 4 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पीतल किस से मिला हुआ मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा पीतल तांबा और जस्ते से मिला एक मिश्र धातु है। अगर हम बात कर लें जर्मन सिल्वर की तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकिल के मिलने से बना मिश्र धातु है। यदि हम गन मेटल की बात करें तो गन मेटल
तांबा, जस्ता और टिन के मिलने से बना मिश्र धातु है। और यदि हम बात करें टांका की अर्थात सोल्डर की, तो ये टिन और शीशे से मिला मिश्र धातु है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि रेपो दर क्या होता है। देखिए यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आना है और मैं जैसे जैसे इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, एसएलआर, सीआरआर, इन सभी को 1 बाय 1 कवर करा दूंगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप सीधे उसका जवाब देने की स्थिति में होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेपो दर की। तो समझिए कि रेपो दर क्या होता है। तो रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। यानी अगर किसी वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन ऋण चाहिए हो आरबीआई से, तो जिस दर पे आरबीआई वो ऋण उपलब्ध कराएगा उसी दर को रेपो दर कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए यहां से रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है, पूछ लिया जाता है कि यदि मान लीजिए कि आरबीआई ने रेपो दर में वृद्धि कर ली तो इससे अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर मान लीजिए आरबीआई ने रेपो दर में वृद्धि कर दी तो यानी अब वाणिज्यिक बैंकों को पहले की तुलना में ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को। जब वाणिज्यिक बैंक ज्यादा ब्याज देंगे आरबीआई को, इसका मतलब है कि उनके पास आम लोगों को अर्थव्यवस्था में देने के लिए ऋण कम होगा। यानी जो मार्केट में तरलता है उसमें क्या होगी, कमी होगी। क्लियर है? तो यानी रेपो दर बढ़ेगा तो मार्केट में जो धन की उपलब्धता है उसमें क्या होगी, कमी होगी। क्लियर है? क्योंकि अब वो ज्यादा ब्याज देगा आरबीआई को पहले की तुलना में। अब यहां पर एक और स्थिति है कि रेपो दर का प्रयोग जो है आरबीआई के द्वारा नीतिगत दरों के रूप में प्रयोग करके प्रतिभूतियों के क्रय के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि के लिए भी किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। और इन्हीं दादा साहब फाल्के की स्मृति में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई, 1969 में, यानी 1969 में। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहला प्राप्तकर्ता कौन थी, तो याद रखिएगा देवनी रानी वो पहली प्राप्तकर्ता थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। क्या नाम है, देवनी रानी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है। तो याद रखिएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला के पूर्व में है। ठीक है? किस जिले में है, उमरिया जिले में स्थित है। यानी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला के पूर्व में उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई, 1968 में। याद रखिएगा इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क को 1993-94 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे शामिल किया गया। याद रखिएगा अभी हाल ही में एएसआई ने यहां से पुरातात्विक अवशेषों का पता लगाया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिन राज्यों में पंचायत व्यवस्था नहीं है उनका नाम बताइए। तो याद रखिएगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अब जिन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है उनका उल्लेख कहां पर है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 के ड अर्थात अनुच्छेद 243 के एम में उन क्षेत्रों की सूची दी गई है जहां पर भाग 9 के में जो प्रावधान है उन्हें लागू नहीं किया गया। और भाग 9 में क्या है, पंचायती व्यवस्था है। तो यानी पंचायती व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू नहीं है, ये कहां पर है, अनुच्छेद 243 के ड, या इसको इंग्लिश में कहा जाएगा अनुच्छेद 243 के एम में। क्लियर है? तो इतनी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ और मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।